अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मलिक शरियार है और मैं मेडिकल एंड शुगर स्पेशलिस्ट हूँ। वैसे तो मैं क्लिनिकल साइड से हूँ और लेकिन टीचिंग हॉस्पिटल टर्शियरी केयर हॉस्पिटल का हिस्सा होने के नाते हमारा टीचिंग का मौका भी मिलता रहता है और टीचिंग का एक्सपीरियंस मेरा 10 साल का है, जिसमें बेसिक साइंसेस, क्लिनिकल साइंसेस, NRE, NLE और डिफरेंट तरह की क्लासेस मैं लेता रहा हूँ पहले। और इसके अलावा भी रिसेंटली मुझे NRE 2 जो क्लिनिकल पार्ट है वो उसका एग्ज़ाम लेने का भी मौका मिला। और पहले भी मैं PMDC के डिफरेंट एग्ज़ाम्स का हिस्सा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि 3-4 मिनट का आपको एक फ़ीडबैक दिया जाए जो रीसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसके हवाले से, और चूँकि रिज़ल्ट भी आपका आ चुका है तो ये दिस फीडबैक विल हेल्प यू इम्प्रूव इन द फ्यूचर एग्ज़ाम इफ़ रिक्वायर्ड। और जो लोग बाद में अभी NRE 2 देना चाहते हैं उन लोगों को भी थोड़ी सी एक गाइडेंस और हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, जहाँ तक बात है सब्जेक्ट वाइज, तो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, इनका एग्ज़ाम तो एक कदरे एक बेहतर भी था। दूसरा, एग्ज़ामिनर्स भी थोड़ा सा लीनियंट थे। और मतलब लीनियंसी से मुराद ये है कि हमने एकोमोडेट किया स्टूडेंट्स का और स्टूडेंट्स को, और उनके लेवल पे जाके तो जो है वो एग्ज़ाम को लिया। लेकिन पीड्स में थोड़ी से ज़्यादा लोग फ़ेल हुए हैं और शायद, और उसमें ये है कि थोड़ा सा हार्ड लक भी थी, थोड़ा सा टफ़ सिनेरियो बन गया था एंड पे, जो कि एग्ज़ामिनर भी थोड़े से स्ट्रिक्ट थे और इस तरह से। तो वो उसमें आप लोगों ने घबराना नहीं है। ऐसी सिचुएशन में फिर इंसान सीखता है और अगली दफ़ा दोबारा अच्छे से मैदान में वापस आता है। ये आपका कसूर नहीं होता इसमें। लेकिन जो कसूर वाली चीज़ें हैं वो ये है कि आप लोग देखें, ये क्लिनिकल पार्ट है, थ्योरी आपकी अलग हो चुकी चुकी होती है। ये क्लिनिकल पार्ट का मतलब ये है कि क्लिनिकल ओरिएंटेड, और क्लिनिकल कोई भी चीज़ जो है, क्लिनिकल जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बगैर नहीं आ सकता। आप लोग चाहे एकेडमीज़ के थ्रू तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ऑनलाइन, सिर्फ जो ऑनलाइन बेस्ड तैयारी करा रही हैं एकेडमीज़ उनको अवॉइड करें। और जो ऑनलाइन प्लस आपको फ़िज़िकल भी हैंड्स ऑन गाइडेंस भी दें, हैंड्स ऑन क्लिनिकल मेथड्स करने का मौका दें, कराएं और फिर करने का मौका दें और आपको ऑब्ज़र्व करें वो मेथड्स करते हुए, तो ऐसे लोगों को आप ऑप्ट करें। दूसरा ये है कि जो लोग एकेडमीज़ नहीं भी ज्वाइन कर सकते, तो अगर घर पे देख रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, तो फिर एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें ना। लाइक मैक्लोड, स्टैनफोर्ड, निकोलस टेली, इन लोगों की वीडियोस देखें, इन प्लेटफॉर्म्स की वीडियोस देखें ताकि, और उस अप्रोच को करें। कुछ लोग बच्चे आते थे, मैं मेडिसिन एग्ज़ाम की बात करूं तो कुछ बच्चे आते थे, कहते थे जी कि हमें प्रोफेसर साहब ने कहा आपको मुआयना करने को। अपने ये एक रट्टा था, कहाँ से ये चीज़ इंस्टिल हुई आप लोगों में, कौन सी वीडियोस आपने फॉलो की कि हर बंदा यही कह रहा था कि मुझे प्रोफेसर साहब ने कहा आपको मुआयना करना है तो मैं वो करने आया हूँ। इसमें डिफरेंट अप्रोचेज़ है, लेकिन जो प्रोफेशनल अप्रोच है, जो बुक कहती है, वो ये है कि जी आप अपने आप को एज ए डॉक्टर इंट्रोड्यूस कराएं, दैट आई एम डॉक्टर फ्ला एंड आई एम हेयर टू एग्जामिन यू, और हम मुआयने में ये करेंगे। और पहले आप अपना नाम बताएं, मरीज़ का नाम पूछें, फिर ये सारी बात करके तो उससे कहेंगे आप उम्मीद आप तावन करेंगे और इजाज़त आपकी तरफ से इजाज़त है, वो इजाज़त अगर देता है तो प्रोसीड करें। अच्छा, दूसरा ये था कि अप्रोप्रिएट जो हर एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट एक्सपोजर था, उसका लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं था। दूसरा, इस चीज़ को भी आपने मलहूज़े खातिर रखना होता है कि जब एक ही जगह पे सेटअप लगा हुआ और डिफरेंट लोग एग्ज़ामिन कर रहे हों, तो मतलब डिफरेंट स्टेशंस चल रहे हों, तो फिर आपने प्राइवेसी मरीज़ की उसका भी ख्याल करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा एक्सपोजर ही आपको चाहिए। कुछ लोग रुक जाते थे एग्जामिनेशन में कि सर मैंने पूरा एक्सपोजर करना है। आप बता दें कि सर आई नो दैट दिस इज़ द अप्रोप्रिएट एक्सपोजर, बट ड्यू टू द प्राइवेसी मैं जो है वो इतना एक्सपोज किया। तो वो एग्जामिनर आप, या आप फिर एग्जामिनर से पूछ सकते हैं कि इज़ देयर एनी नीड टू एक्सपोज फर्दर, बस वो आपको मना कर देंगे। डेफिनेटली सिनेरियो ऐसा बना होता है। उसके अलावा फिर ये था जी कि आप लोग चार में जो 10 नंबर का आपका शॉर्ट केस होता था, जैसे चेस्ट एग्जामिनेशन है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है मेडिसिन का या कोई भी, तो तकरीबन 4 नंबर आपके ग्रीटिंग्स के थे, कंसेंट लेने के थे, प्रॉपर एक्सपोजर के थे, और एंड पे जाते हुए थैंक यू बोल के, अगर मरीज़ के पूरे कपड़े उतरे हुए हैं या वो कमीज़ उतरी हुई है तो उसे वो कमीज़ पहनने में हेल्प करें।
या मिसाल के तौर पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आपने सिर्फ कमीज़ थोड़ी सी ऊपर की हुई है, तो उसको जो है वापस अपनी जगह पे जो जैसे होता है उसका वो कमीज़ को करके तो फिर उसको अल्लाह हाफ़िज़ बोल के तो अपनी सीट पे आएँ, या जो भी जैसे भी आपने वो वेट करना है कि आपके तावन का शुक्रिया और इस तरह से। तो ये चीज़ लैक कर रही थी। फिर ये है कि कॉन्फिडेंस रखें। आपने जब वैसे भी ज़्यादा मरीज़ देखे हों तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। फिर शॉर्टली दूसरे स्टेशंस की जब बात कर ली जाए, तो उसमें यह है कि पीडियाट्रिक्स का तो आपका टफ रहा सिनेरियो। बाकी हर जगह चीज़ें एक ही हैं। सिंगल थिंग आप याद रखें, अप्रोच बनाएं, अप्रोच लेके चलें। एग्जामिनेशंस की अप्रोच है तो आपको नंबरिंग पता हो कि मैंने जाके कौन सा स्टेप करना है पहले, और आपको कमांड ओबे करना, कमांड पता हो कि आप क्या करें। अब जैसे चेस्ट एग्जामिनेशन का एक दिन सिनेरियो था, तो उसमें सिर्फ आपकी एग्जामिनेशन को हम लोगों ने देखना था। सेकंड डे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखना था। 4 नंबर आपके ग्रीटिंग्स और वो सारी चीज़ों के हो गए थे। 3 नंबर का आप का एग्जामिनेशन था, 3 नंबर आपकी करेक्टनेस ऑफ फाइंडिंग्स का था कि फाइंडिंग्स करेक्ट पिक की हैं या नहीं। तो इतनी सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच है। तो अगर आपका एक सीक्वेंस वाइज अच्छा सेट हुआ है तो आपको एग्जामिनर कोई भी कमांड देगा तो आप मेथड्स फॉलो कर लेंगे। आपके लेवल पे एग्जैक्ट डायग्नोसिस कोई भी नहीं सोच रहा होता, ठीक है, कि भाई आपको बनाना आ जाएगा और आप बहुत बड़े जो है वो प्रोफेसर हैं और आपने डायग्नोसिस मिस कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपकी अप्रोच ठीक होगी तो आपको फाइंडिंग्स भी मिलेंगी। फाइंडिंग्स अगर ठीक मिल गई हैं, उसके बाद उसमें एलेबोरेशन में आपको थोड़े प्रॉब्लम भी होते हैं, तो थोड़ा सा एकोमोडेट आपको किया जा सकता है। इसी तरह चेस्ट एक्सरे का स्टेशन था, तो उसमें आपको एक अप्रोच बनाएं कि जी पहले क्लेविकल का डिस्टेंस फ्रॉम द मिड लाइन, फिर देखें कि सिमेट्री ठीक है, स्पेसेस कैसी हैं, जो लंग फील्ड्स हैं वो डार्क तो नहीं हैं, राइट साइड का जो फिशर है हॉरिजॉन्टल फिशर में कोई फ्लूइड तो नहीं नज़र आ रहा, कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स ब्लंट तो नहीं है, और इस तरह की चीज़ें। इसी तरह ईसीजी अगर आ जाती है तो उसमें ये होता है कि पी, हर पी के बाद क्यूआरएस वेव है, टी वेव है या नहीं है, रिदम क्या है, रेट क्या है, एक्सिस क्या है, रेगुलर है, इरेगुलर है, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। जब आप 7 मिनट होते हैं तकरीबन आपके पास एक स्टेशन के, 6 से 7 मिनट, एंड दिस इज़ दी इनफ टाइम। और इसमें अगर आप अप्रोच के साथ चल रहे होंगे तो आप कोई भी फाइंडिंग पिक कर सकेंगे। आपको नॉर्मल देख देख के, नॉर्मल को बार बार देखें, आपको नॉर्मल देख देख के अब नॉर्मल नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपको चेस्ट एक्सरे की, सॉरी, जब मैं बात कर रहा था, तो आपको हार्ट का साइज़ लेना आना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए कि हार्ट का साइज़ कितना है। उसके अलावा ईसीजी में आ जाए तो आपको एमआई की तमाम वॉल्स का पता होना चाहिए कि कौन सी वॉल्व कौन सी लीड्स में शो हो रही होती है। और ये थोड़ी सी है, और एग्ज़ामिनेशन बेस्ड है चीज़, तो एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करें और एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनाएं, और मेंटोरशिप ऐसी जगह लें। मेंटोरशिप से ये मुराद नहीं है कि पैसों से ही लेनी है। मिसाल के तौर पे आप किसी सेटअप में, क्लिनिकल सेटअप में जाते हैं, वहाँ किसी कंसल्टेंट को कह देते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं, किसी सीनियर को कह देते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं कि मुझे मेथड सिखा दें। फिर आप कह देते हैं कि मैं मेथड कर रहा हूँ तो मुझे ज़रा ऑब्ज़र्व कर लें, मुझे गलतियाँ बता दें। तो दिस इज़ आल्सो हैंड्स ऑन मेंटोरशिप। तो ये इस तरफ जाएंगे तो आप इंशाल्लाह ताला सक्सेस आपको मिलेगी। पीडियाट्रिक एग्जामिनेशंस पे भी स्पेशल फोकस करें, वो बहुत ज़रूरी है। आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं नंबर अभी नीचे लिख दूँगा आपको। तो पीडियाट्रिक वार्ड में बाकायदा आपको पेशेंट के बारे में बता भी देंगे, एक्सपोजर एग्जामिन भी करा देंगे। कहीं भी अपनी अपनी जहाँ सिटीज़ में है वहाँ यही अप्रोच रखें कि आपने हैंड्स ऑन अप्रोच को फॉलो करना है। और थैंक यू सो मच। अगर मैं नंबर अपना शेयर कर दूंगा, कोई आपकी क्वेरीज़ हैं या आप फर्दर वीडियो चाहते हैं, या किसी और एग्ज़ाम के पहलू पे आप NRE 2 का जो रिसेंटली हुआ है और आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो उस पर आप रिज़ल्ट चाहते हैं या मेरे से ओपिनियन चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।